Everyone and welcome back to my channel. This is Arya and I'm first of all very sorry that I am unable to upload the videos because my exams are going on, but जितना हो सकता है जितना भी हो possible हो सकता है मेरे से I'm trying my level best to upload it. So topic पे वापस आ जाते हैं. जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल मेरे टाइटल से पढ़ ही लिया होगा दैट दिस इज़ फॉर क्लास 8th. अगर उनकी हिस्ट्री के उनके एसएसटी के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं इसके लिए, तो आज हम लोग चैप्टर 8 सॉरी आज हम लोग चैप्टर 10 करेंगे क्लास 8 का, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर का पहला टॉपिक विच इज़ अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन. So, starting with, एक minute. So, right. Starting with when India became independent in August 1947, it faced challenges which as a result of partition of 8 million refugees, which had to come into the country from the Pakistan till now. जिन्हें पाकिस्तान से इंडिया आना था और वो थे 8 मिलियन विच इज़ इक्वल्स टू 80 lakhs. तो एक बात और मैं बता दूं कि जितने भी वर्ड्स हैं उनके जो मीनिंग्स हैं एक एक लाइन के मैंने शॉर्ट में करके डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं. सो यू कैन गो चेक द डिस्क्रिप्शन. एंड दिस चैप्टर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा कल. सो स्टे ट्यून. बट अभी आप लोग देख रहे हैं तो just focus on this chapter. So पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसको आई विल एक्सप्लेन इनटू स्मॉल. ओके. व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन अगस्त 1947, एक मिनट एरो पे कर देते हैं. When India became independent in August 1947, it faced a series of great challenges as a result of partition of 8 million refugees had to come into the country from what now is Pakistan. मतलब 8 मिलियन refugees को अगस्त 1947 विच इज़ आर इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 को 8 मिलियन रिफ्यूजीज़ यानी कि 80 lakhs रिफ्यूजीज़ एज इन जो लोग द पीपल हु नीड टू लीव देयर कंट्री एंड लिव समवेयर एल्स. मतलब जिन लोगों को मजबूरी में अपना देश छोड़कर कहीं किसी और जगह जाना पड़ता है, दे आर नोन एज दोज पीपल. उन लोगों को हम रिफ्यूजीज़ बोलते हैं. ओके. सो these people had to be found homes and jobs. Then there was a problem of the princely states. So now what are princely states? एक मिनट. जो लोग थे उनको जो है प्रॉब्लम हो रही थी जब वो आए थे अपना घर और जॉब्स ढूंढने में, क्योंकि वहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थे. प्रिंसली स्टेट्स मतलब जो राजा और नवाब के जो स्टेट्स राजा और नवाब रूल करते हैं, जो शासक होते हैं वहाँ के. जैसे रूरल कंट्रीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लैंड. और आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास्ट में बहुत सारे राजा थे, शासक थे, महान राजा थे. अभी अगर आगरा का एग्जाम्पल है तो फिर अकबर, बाबर. तो आगरा तब के टाइम पे प्रिंसली स्टेट माना जाता था. ठीक है. और देर आर 500 ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. यानी कि हम एक ही कंट्री में 500 देश थे जिनके एक स्टेट का हम लोग देश बना रहे थे. सो नाउ लेट्स गेस दैट इन वर्ल्ड देर आर 200 कंट्रीज. सो 200 कंट्रीज में एक तो इंडिया हो गया, तो देर विल बी 199 प्लस 500. सोचिए फिर ये कितना ज़्यादा हो जाएगा. सो इस each ruled by a महाराजा और नवाब, each of whom had to be pursued to join the new nation. जैसा कि मैंने बताया that what are princely state, each ruled by महाराजा और नवाब. और जो महाराजा और नवाब थे उन 500 जगहों के, उन 500 स्टेट्स के, उनको कहा गया था बाय गांधी जी, बाय नेहरू जी
जो हमारे लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ इन 1947, उन्होंने उन राजाओं को, उन महाराजाओं को, उन नवाबों को कहा गया था कि वो अपना प्रिंसली स्टेट छोड़कर अपना एक अलग से देश बनाने की जगह एक ही देश में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में विकसित हो जाएं। दे रिवॉल्व इनटू अ डेमोक्रेटिक कंट्री। फिर उसके बाद बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि द प्रॉब्लम ऑफ द रिफ्यूजीज एंड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हैड टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली। इन द लॉन्गर टर्म द न्यू नेशन हैड टू अडॉप्ट अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट वुड बेस्ट serve the hopes and expectations of its population। तो हुआ क्या था कि देश, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे और 500 थे, और उन लोगों को कहा गया था कि वो एकजुट हो जाए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए, एक अखंड भारत बन जाए। तो फिर वो तो बन तो जाते, बट फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी पॉलिटिकल सिस्टम्स को लेकर, क्योंकि तब तक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अच्छे से रेडी नहीं हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तब तक रेडी नहीं हुआ था, और वहाँ पे बहुत सारी जातियाँ थी, तो उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशंस, इतने सारे लोगों को, 8 मिलियन तो एक कंट्री से आए दूसरी कंट्री में, और उससे पहले भी इंडिया में थे, तो टोटल मिला के 345 मिलियन अराउंड हम लोग बोल सकते हैं। इतने लोगों को एक कंट्री में अच्छे से बांध के रखना, एक आज़ाद देश बनाना, टूटे हुए देश को फिर बना रीबिल्ड करना, वो बहुत मुश्किल काम था हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए। इसलिए उन्होंने बहुत कुछ विचार विमर्श किया, उन्होंने बहुत थॉट प्रोसेसिंग में जाके ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बना गया, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट पैरा से आई गेस चैप्टर की थोड़ी सी समरी टाइप्स हो गई है। अब एक और इम्पॉर्टेंट आता है, अगर आप पेज के नीचे देखेंगे उस पैरा के, तो आपको एक ड्राइंग दिखी होगी, उसमें लिखा है महात्मा गांधीज एशेज बीइंग इमर्स्ड इन इलाहाबाद इन 1948। तो इसमें से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि महात्मा गांधी की एशेज कहाँ पे इमर्स्ड हुई थी और कब हुई थी। सो द आंसर टू दिस वुड बी महात्मा गांधी की एशेज, यानी कि उनकी चिता को पानी में, मतलब क्रियाक्रम जो होता है वो इलाहाबाद में हुआ था फरवरी 1948 में। ओके, लेस देन 6 months आफ्टर इंडिपेंडेंस द नेशन वॉज इन मर्रिंग। मर्रिंग का मतलब बहुत ही दुख की लहर छा गई थी। फॉर एग्जाम्पल अभी देखें तो लता मंगेशकर जी और पप्पी लहरी जी, वैसे ही। On January 30, 1948, Mahatma Gandhi was assassinated by fanatic Nathuram Godse. By a fanatic Nathuram Godse. Fanatic मतलब assassinated by fanatic मतलब assassinated मतलब a famous person being killed or murdered। और फेंटेक मतलब वो कि उनका जो थॉट्स थे वो आपस में मैच नहीं हो रहे थे, जो थॉट का एक क्वालिटी होनी चाहिए थी वो गांधी जी और नथुराम गोडसे की बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, इसलिए। और एसिसिनेटेड का मतलब आई टोल्ड यू अ फेमस पर्सन बीइंग किल्ड और मर्डर्ड। अगर याद नहीं रहता तो मैं आई एम रिपीटिंग इट अगेन। मैंने इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी वर्ड्स मैं बताऊंगी उन सबके मीनिंग्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। ओके, सो गांधी जी वॉज असेसिनेटेड बाय नथुराम गोडसे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज़ अंडरलाइन इट। और क्यों असेसिनेट किया गया था वो हम अभी और पढ़ेंगे। बिकॉज ही डिसअग्रीड विद गांधी जीज कन्विक्शन, एक मिनट, हाँ, बिकॉज ही डिसअग्रीड विद गांधी जीज कन्विक्शन दैट हिंदूज एंड मुस्लिम शुड लिव टुगेदर इन हार्मनी। क्यों मारा था नथुराम गोडसे ने गांधी जी को? इसलिए क्योंकि वो डिसअग्री कर रहे थे गांधी जी के इस बात से कि हिंदू और मुस्लिम को एक साथ ही एक ही देश में शांति और सुख के साथ जीना चाहिए। इस वजह से वो गांधी जी से मैच नहीं कर रहे थे थॉट से उनके। दैट इवनिंग अ स्टन नेशन
heard Jawaharlal Nehru's moving statement over all India radio. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के जवाहरलाल नेहरू ने किस प्लेटफॉर्म पे बोला था. तो उनके जो स्टेटमेंट थे वो ऑल इंडिया रेडियो प्लेटफॉर्म में उन्होंने दिए थे. उनके जो स्टेटमेंट थे वो ऑल इंडिया रेडियो से लाइव डायरेक्ट हो रहे थे पूरे इंडिया को, क्योंकि बिकॉज देयर आर नो टीवीज इन दैट टाइम, देयर आर ओनली रेडियोज़. और टीवीज़ का इन्वेंशन तो एटलीस्ट बहुत साल बाद हुआ, मोर देन 30 ईयर्स. ओके, सो उनके वर्ड्स ये थे, फ्रेंड्स एंड कॉमरेडर्स, यानी कि दोस्तों और साथियों. The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. Our beloved leader, the father of the nation, is no more. तो आई डोंट थिंक सो कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बट फिर भी तो जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द थे कि दोस्तों और साथियों, हमारी ज़िंदगी से जो है एक अंधेरा आ चुका है हमारी ज़िंदगी में. हमारे बिलवड लीडर, फादर ऑफ द नेशन, गांधी जी इज़ नो मोर. मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इसको, बिकॉज ये थोड़ा कंट्रोवर्सी में चला जाएगा एंड आई डोंट वांट दैट एट ऑल. एंड फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज से. इंडियाज़ पॉपुलेशन इन 1947 was large, about 345 million. इतनी पॉपुलेशन होगी इंडिया की तब के टाइम पे, तो सोचिए अभी के टाइम पे कितनी होगी. 345 मिलियन तब के टाइम पे है, तो अभी के टाइम पे कितनी होगी इंडिया की पॉपुलेशन. It was also divided. There were divisions between high caste and lower caste. Divisions हुए थे, एक मिनट, वहाँ पे divisions हुए थे between high caste and low caste. High caste, low caste, majority Hindu community and Muslim and कम्युनिटी एंड इंडियंस हु प्रैक्टिस्ड अदर फेथ्स. मतलब हिंदू कम्युनिटी, क्योंकि इंडिया बहुत मेजॉरिटी थी हिंदुज़म की, और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिंदुज़म और मुस्लिम ही थे, बहुत सारे थे. पारसी थे, जैन थे, क्रिश्चियन थे, सिख थे, बहुत थे. और क्योंकि मेजॉरिटी में हिंदू थे तो फिर डिस्क्रिमिनेशन लो कास्ट और हाई कास्ट में तो हो ही रहा था, बट लो कास्ट और हाई कास्ट के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था मेजॉरिटी तो जो हिंदू की, और जो माइनॉरिटी थी उन लोगों की जो दूसरे फेथ्स को बिलीव करते, जैसे जीसस हो गए क्रिश्चियंस के, अल्लाह हो गए मुस्लिम्स के, और बहुत सारे रब हो गए पंजाबीज के, सिख्स के. तो इनमें बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तब. अभी के टाइम पे नहीं हो रहा, पर तब के टाइम पे हो रहा था. ऐसा भी कि नहीं है कि अभी के टाइम पे हो ही नहीं रहा है, बहुत सारी जगहों पे ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. एंड आई होप कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकें अपने आप को इतना एकदम पावरफुल बनाने के लिए कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन का थॉट आपके दिमाग में ना सके. दिस इज़ द रिक्वेस्ट. और ऐसे हम लोग, हमारा फ्यूचर आगे बढ़ सकता है, हमारा फ्यूचर सेट हो सकता है, बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर हो सकता है अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन ना करें तो. आई होप कि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में ना जाकर आपको थोड़ा सा एज अ जेन्युइनली बात आपको लगी. और अगर कंट्रोवर्सी में जा रहा है, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट दिस इज़ द ट्रू फैक्ट. The citizens of the vast land spoke many different languages, wore many different kinds of dresses, and are different and eat different kinds of fruits and practice different professions. How could they be made to live together in one nation state? अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, एज हमने पहले पैराग्राफ में, पहले पेज में पढ़ा था. क्योंकि इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतने सारे लोग हैं, तो ऑब्वियसली, और हमने इस पारा के पहली लाइन में भी पढ़ लिया है कि तब के टाइम पे पॉपुलेशन थी 345 मिलियन. सो दिस इज़ लाइक अ ग्रेट अमाउंट मैन. और फिर इनके बीच में बहुत सारा वो सब आ रहा था
कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि और इंडिया में बहुत सारे कास्ट हैं, बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अलग भाषा बोलते हैं। महाराष्ट्र में मराठी, साउथ में तमिल तेलुगु, नॉर्थ में मतलब नॉर्थ में कुछ बोलते हैं, कहीं हिंदी कहीं बिहार, बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस थी, तमिल तेलुगु, मतलब यू कैंट। और अलग लैंग्वेजेस के साथ साथ अलग लोगों का नज़रिया था, लोगों के अलग प्रोफेशंस थे। जो नॉर्थ में होते हैं उनका, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा क्लॉथ मटेरियल मिलता है हमें, वूल, और वहाँ पे एप्पल्स, तो फिर वहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड में हो गए वो। नॉर्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं, साउथ में भी कुछ क्रॉप्स एग्रीकल्चर्स होते हैं जो नॉर्थ में हो सकते हैं, जो साउथ में हो सकते हैं, जो ईस्ट वेस्ट, हर जगह के कुछ स्पेसिफिक होते हैं। आई कैन नॉट जस्ट टेल इन दिस मच, और वीडियो भी लंबा होता जाएगा इसलिए। और जैसा कि मैंने बोला कि अगर लोग डिफरेंट बोलते हैं, डिफरेंट खाते हैं, उनके डिफरेंट रिलीजन्स हैं, तो ऑब्वियसली उनके पहनावे में भी बहुत सारा डिफरेंस होगा। तो इस डिफरेंस को एकजुट करना था, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे लीडर्स के लिए। तो ये भी हम और आगे पढ़ते हैं। टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी was added the problem of development। यूनिटी के साथ साथ डेवलपमेंट की भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी हमारे कंट्री में। जैसे एट द इंडिपेंडेंस द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिव्ड इन विलेजेस। बहुत सारे जो वास्ट वो था पॉपुलेशन, वो विलेजेस में रहता था हमारे इंडिया के। फार्मर्स एंड पीजेंट्स, जो हमारे फार्मर्स और पीजेंट्स हैं वो मॉनसून पे डिपेंड करते थे फॉर सर्वाइवल। ऑब्वियसली, क्योंकि जो फार्मर्स, एटलीस्ट पूरा देश फार्मर्स और पीजेंट्स पे डिपेंड करता है। फार्मर्स और पीजेंट्स बारिश पे, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो सोर्स ऑफ वाटर नहीं मिलेगा, सोर्स ऑफ वाटर नहीं मिलेगा तो हमारी फसलें उगेंगी ही नहीं। जब उनको H2O ही नहीं मिलेगा, जब उन्हें पानी ही नहीं मिलेगा, तो वो हाइड्रेट नहीं हो सकती, उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता। अब आप कहोगे कोई नहीं, बारिश तो नहीं हो रही, कुएं से पानी ले लें। अब आप सोचो कि अगर बारिश ही नहीं हो रही तो कुएं में कहाँ से पानी भरेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि सब कुछ आज के टाइम पे भी सब कुछ पानी पे डिपेंड करता है। वी ह्यूमंस डिपेंड ऑन वाटर, एनिमल्स डिपेंड ऑन वाटर, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन वाटर। ऐसा नहीं कि बाकी सबका रोल नहीं, बाकी सबका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट मेन अभी यहाँ पे मानसून की बात हो रही है तो मानसून पे रहते हैं। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, आपका जो वाटर लेवल है बॉडी का 70% से बहुत गिर जाएगा, 50 पे आ जाएगा, जिससे आपकी लाइफ को डेंजर में है। अगर बारिश नहीं होगी तो आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा तो आप जियोगे कैसे, दवाइयों पे, बट उसके लिए भी तो पानी चाहिए होता है ना। So this is very bad, and you should save water and stop this air pollution and plant more trees. Okay, डांट ही रही हूँ, प्लीज़ 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 प्यार से समझिएगा। ओके, So did the non-farm sectors of the rural economy, for if the crops failed, barber, carpenters, weavers and other service groups would not get paid for their services either। सेम बात वही जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करी थी कि पानी पे ही, मॉनसून पे ही डिपेंड करता है ऑलमोस्ट सब कुछ। नॉन फैक्ट्री वर्कर्स की अगर बात करें तो नॉन फार्म वर्कर्स एक्चुअली, तो नॉन फार्म सेक्टर मतलब जो फार्म नहीं है, जैसे कि रूरल एरियाज़ में नॉन फार्म सेक्टर्स नहीं है। रूरल एरियाज़ में कारपेंटर्स हो गए, बार्बर्स हो गए, मतलब नाई, कारपेंटर, पेंटर, वो सब जहाँ पे फार्म नहीं है, नॉन फार्म एरिया। ओके, सेक्टर को हम लोग एज एरिया भी डिफाइन कर सकते हैं। सो इन दिस इन एक मिनट इन कर रही हूँ, सॉरी फॉर द फंबल। हाँ, इन द सिटीज फैक्ट्री वर्कर्स lived in crowded slums, little access to education और हेल्थ केयर, बहुत ही कम एक्सेस था गाइस, बहुत ही कम एक्सेस था वहाँ पे। जो रूरल सिटीज़, जो फैक्ट्री वर्कर्स, जो लोग रहते थे, वास्ट मेजॉरिटी तो हमारी फार्म्स में ही रहती थी, विलेजेस में एक्चुअली।
तो वहाँ पे हेल्थ केयर और मेडिकल इश्यूज बहुत, मतलब एजुकेशनल केयर, एजुकेशन सिस्टम और मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत थी वहाँ पे। इससे भी हमारे कंट्री की इकोनॉमी बहुत ही ख़राब हो सकती है। क्लियरली द न्यू नेशन हैड टू लिफ्ट इट masses आउट ऑफ पॉवर्टी by increasing the productivity of agriculture and promoting new job industries। तो सेम बात इसमें बोला जा रहा है कि न्यू नेशन जो हमारा जो नया देश डेवलप हो रहा था उसको बहुत अभी जो सपोर्ट की ज़रूरत थी। सपोर्ट एक्चुअली नहीं, बट उसको बहुत प्रोग्रेस करनी थी, वो बहुत ही पीछे चल रहा था। और मतलब बहुत वर्स्ट टाइम था, क्योंकि ना प्रॉपर एजुकेशन थी, हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं थे, सर्वाइवल के लिए ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं था, और बहुत पॉवर्टी थी। और जो हमें एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज़ करनी थी और प्रमोट करने थे न्यू जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज़ को, हमें और नई जॉब फैसिलिटीज़ लानी थी अपने कंट्री के लिए। यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड। जो यूनिटी और डेवलपमेंट थे उनको हैंड टू हैंड जाना पड़ता है। और इफ़ द एक मिनट सॉरी, हाँ, if the division between country sections of India were not healed, they could result in violent and cost conflicts। और कन्फ्लिक्ट्स भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत सारे लोगों में कन्फ्लिक्ट्स होती। फॉर एग्जांपल हाई कास्ट फाइटिंग विथ लो कास्ट, हिंदू विथ मुस्लिम्स एंड so on at some time at the same sorry मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। So I hope that you are understanding. If you are not, so you can just comment me. I'm always there on YouTube, no worries, I'll definitely read your comments. We were over here. So if the fruits of economic development did not reach the broad masses of the population, it could create what it could create it could create fresh divisions. For example, it could create fresh divisions। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग बाद में जाते हैं, तो इस लाइन का सीधा सीधा कहने का यही मतलब है कि अगर हमारे को कोई लाभ नहीं होता, हमारे को कोई प्रॉफिट नहीं होता देश से, तो हमें जो है बहुत फ्रेश डिविजन्स हो जाते। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड मासेस पे बिल्कुल रीच नहीं करा पाती, बहुत ख़राब कंडीशन हो जाती हमारी इकोनॉमिकली। अब इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से बिटवीन रिच एंड पुअर का डिवीजन हो जाता, बिटवीन सिटीज़ एंड कंट्री साइड का डिवीजन हो जाता, रीजन ऑफ इंडिया दैट वर प्रॉस्पेरस एंड रीजन ऑफ इंडिया दैट लैग बिहाइंड। मतलब इस लास्ट एग्जाम्पल का मतलब है कि इंडिया का वो रीजन जो बहुत ही रिच है, जो बहुत ही प्रॉस्पेरस है, बट उसी तरफ दूसरे साइड पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता उस प्रॉस्पेरस रीजन का, इंडिया सेम जगह के रीजन से जो बहुत पीछे छूटा हुआ, जिसकी जो हालत बहुत ही ख़राब है, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो जाता। रिच और पुअर के में हो जाता, सिटीज़ जो शहर हैं उनमें हो जाता, और कंट्री साइड जो देश के साइड्स में, यानी कि कंट्री साइड, यू कैन अंडरस्टैंड इट, उनके बीच में भी बहुत ही गहरा जो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता। नाउ अ नेक्स्ट टॉपिक इज़, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ our next topic, which is a constitution is written। So I would say to you all that इसमें मैं एक बॉक्स में कर रही हूँ, so you just read it, that this is the important one, so please do not forget to highlight it, okay।
So, between December 1946 and 1949, some 300 Indians had a series of meetings on the country's political future. The meetings of the Constitution Assembly were held in New Delhi, but the participants came from all over India. So, this is the very important, topic. एक्चुअली द इम्पॉर्टेंट लाइन्स सो द ये इम्पॉर्टेंट है पूरा जो बॉक्स मैंने बनाया है क्रिएट किया है इसमें ये है कि दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1940 तक कुछ 300 इंडियंस की मीटिंग बैठी गई थी, एक सभा बनाई गई थी, वो न्यू दिल्ली में बैठी गई थी। और ये 300 इंडियन सिर्फ एक ही जगह से, एक ही रीजन से नहीं आए थे, वो पूरे देश भर से रीजन, पूरे देश के रीजन से ये 300 लोग आए थे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताने। वो आए थे न्यू दिल्ली में, और इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बोलते हैं, जो न्यू दिल्ली में होती है हर बार। ओके, सो द मीटिंग ये हो गया। एंड फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में आते थे। These discussion resulted in the framing of Indian Constitution, which came into effect on 26 January 1950 as a Republic Day. तो बहुत डिस्कशन हुआ और ये रिज़ल्ट में आया कि फ्रेम हुआ हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को ऑफिशियली। बन तो 1949 में बन गया था नवंबर के, बट उसको ऑफिशियली जो है लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। अब आपके शायद से कुछ लोगों के दिमाग में डाउट ये होगा, मेरे भी दिमाग में भी आया था, बट दिमाग लगा के सोचेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। अब आप सोचोगे कि जब 1949 के नवंबर को ही बन गया था, 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, तो इसे 2 महीने बाद क्यों जो है ऑफिशियली इसको क्यों लागू किया गया, इसको क्यों इम्प्लीमेंट किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन को 2 महीने बाद बनने के। तो वो इसलिए क्योंकि 2 महीने तक पूरा इंडिया का जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, जितने भी 300 पीपल आए थे ना डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज़ में, उन्होंने एक सभा बनाई थी जिसमें वो बैठे थे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 1949 नवंबर को बन गया था, उसको वो लोग एक दूसरे को वो बताया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और उसको जो है एडिट किया जा रहा था अगर उसमें कुछ गलत है या फिर कुछ चीज़ें ऐड करनी है, उसको डीबग किया जा रहा था अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलें तो। पता नहीं मैं कंप्यूटर कहाँ से लाई बीच में, बट ये इसलिए 2 महीने लग गए थे इम्प्लीमेंट होने में ऑफिशियली। सो नेक्स्ट ऑल्सो इट इज़ वेरी 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 important. One feature of the Constitution was its adoption of universal adult franchise. All Indians above the age of 21 would be allowed to vote in the state and national elections. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। एक मिनट, सॉरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर इट। अब यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज एक और आई गेस हमें एक और वर्ड का मीनिंग, यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज, आई थिंक कि जिन लोगों के में एसएसटी 6th क्लास से सीबीएसई वालों में उनको सिविक्स में ये पढ़ाया गया होगा। सिविक्स का ही है मेनली ये टर्म, यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज, UAF। सो अब आपको एक बात आपको एक थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा होगा कि अभी के टाइम पे करंटली अगर देखा जाए तो वोटिंग का राइट है अबव 18, बट तब के टाइम पे राइट था अबव 21। वो क्यों? सो बिकॉज 21 बिकॉज तब तक शायद बिकॉज तब के हिसाब से हमारी थॉट प्रोसेस ये थी कि जो
कि जो 21 अबव्स होते हैं, जिन्होंने अपना पूरा कॉलेज तक ग्रेजुएट हो जाते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, उनको इसका ज़्यादा नॉलेज होगी। बट अभी अगर अगर करंट के हिसाब से देखें तो हमारे तो जो है ज़्यादातर नॉलेज आजकल टेक्नोलॉजी के थ्रू आई गई है मोस्ट ऑफ द, इसलिए 21 से 18 कर दिया गया। अब इसमें भी आपने देखा होगा कि ऑल इंडियंस अबव द एज, ऑल इंडियंस आ रहा है, अबव द एज हमने कर लिया, ऑल इंडियंस को राइट था वोट देने का। एक मिनट गाइज, आई थिंक द वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, 30 मिनट्स की। सो आई डोंट थिंक सो कि ये पार्ट 2 में डिवाइड हो सकता है, थोड़े पार्ट्स लगेंगे। बट अभी तक के लिए आई हैव एक्सप्लेन्ड योर 2 पेजेस वेरी थरली। सो आई होप सो कि आप लोगों को ये अंडरस्टैंड आ गया हो, आपको ये समझ में आ गया हो। मैंने 3 वर्ड्स हैं, 3 to 4 वर्ड्स जो मैंने अभी इस टॉपिक में बताए गए हैं, वो वर्ड्स के जो 1 लाइन मीनिंग्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट। नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगा, प्रॉमिस पक्का, ट्रूली। ओके, और सिविक्स के भी आई अपलोड वीडियोस, सिविक्स के पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड लॉ एंड जस्टिस की भी वीडियोस आएंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट ऑल्सो। मैं शायद से इसका पार्ट 2 जो 5 पेजेस वाला है वो आई गेस मैं आज के दिन 2 वीडियोस अपलोड कर दूंगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो वो भी देख लीजिएगा। एंड टिल दे टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू ऑल, बाय।